वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। आपका अपने चैनल क्विक साइंस में बहुत बहुत वेलकम है। जैसा कि हम सीटेट साइंस पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं और आज की क्लास बहुत ज़्यादा डिमांडिंग क्लास है, जिसमें बच्चों ने कहा कि फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेडली और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो एक साथ करा दीजिए। तो आज की क्लास में हम सीटेट के सारे जो फिजिक्स के क्वेश्चन बने हैं साइंस में वो सारे के सारे कवर करने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपको साइंस पेपर 2 के सारे नोट्स, सारे PYQ, सारे ऑफलाइन ऑनलाइन शिफ्ट में जो भी पेपर हुए हैं, टॉपिक वाइज शॉर्ट समरी, पेडागोजी, की पॉइंट, सारी PDF आपको मिल जाएंगी जो आपके साइंस के लिए सबसे बेस्ट होने वाली हैं, जिसके रिगार्डिंग आपको 120 रुपीज़ की पेमेंट करनी होगी। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप जैसे ही मैसेज करेंगे, पेमेंट करेंगे, आपको सारी PDF जो है मिल जाएंगी। तो चलिए, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन फिजिक्स में बनता है वो आपको पता है मिरर लेंस वाले चैप्टर से बनता है। तो पहला क्वेश्चन अगर मैं देखूँ, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। आभासी प्रतिबिंब जो हमेशा मिरर के पीछे होता है, किसी पर्दे पर प्राप्त नहीं होता, वो हमेशा किस में देखने को मिलता है? तो वो हमेशा प्लेन मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में और कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव लेंस में जो है वो देखने को मिलता है। क्योंकि जो काम कॉन्वेक्स मिरर करता है सेम वैसा ही काम कॉनकेव लेंस भी करता है, ये मैंने बहुत बार बताया। तो इन तीनों केस में हमेशा ही, क्योंकि इसने ये पूछा क्वेश्चन में हमेशा, अगर हमेशा ना पूछता तो उस केस में हमारे आपके कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस भी आ जाते हैं। लेकिन इसने ये पूछा हमेशा आभासी प्रतिबिंब जो बनता है, आप याद रखेंगे वो प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, और जो काम कॉन्वेक्स मिरर करता है वही कॉनकेव करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 मेरा आंसर होगा। अब देखिए, अगला क्वेश्चन जो हमारा बना, यहाँ पर हमें बताना था कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, सही कथन है। अ कॉनकेव लेंस कैन फॉर्म अ रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज। देखिए, जो कॉनकेव लेंस होता भी मैंने बताया था, जो काम कॉन्वेक्स मिरर करता है वही कॉनकेव लेंस करता है, उसमें तो हमेशा वर्चुअल होती है। प्लेन मिरर में भी हमेशा वर्चुअल होती है और कॉन्वेक्स मिरर में भी हमेशा वर्चुअल होती है। लेकिन एक कॉनकेव मिरर ऐसा होता है जिसमें जब हम दूर रहते हैं तो इमेज रियल होती है, और जब हम मिरर के फोकस से भी आगे आ जाते हैं, बहुत पास आ जाते हैं, तो प्रतिबिंब वहाँ आभासी जो है, वर्चुअल जो है वो देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर होगा। अब देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर मुझे कंप्लीट लेंथ को देखना है डिस्टेंट टॉल टावर की क्लियरली, एक सदूर लंबी मीनार की संपूर्ण लंबाई का मुझे अवलोकन करना है, तो मैं कौन से मिरर का वहाँ पर प्रयोग करूँगी? जो आपकी कार के मिरर में साइड में लगे हुए होते हैं, पीछे से आता हुआ बड़ा ट्रक भी उस छोटे से मिरर में बड़ी आसानी से दिख जाता है। तो वहाँ पर ऐसे ही एक लंबी सी बिल्डिंग को अगर मुझे देखना है मिरर में क्लियर और स्पष्ट, तो वहाँ पर मैं कॉन्वेक्स मिरर का, उत्तल दर्पण का जो है वो प्रयोग करूँगी। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर होगा। बहुत बार ये न्यूमेरिक क्वेश्चन सीटेट में बहुत बार बनता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका होने वाला है। प्लेन मिरर के केस में क्या होता है, एक व्यक्ति जितनी दूरी पर खड़ा होता है तो प्रतिबिंब उसकी उतनी ही मिरर के पीछे बनता है। अगर वो 5 मीटर पे खड़ा है तो प्रतिबिंब भी 5 मीटर पर बनेगा, और उसके और मिरर के बीच की दूरी तो 5 मीटर है, लेकिन उसकी और जो उसका प्रतिबिंब बना उसके बीच की दूरी 10 मीटर हो गई। ये एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया, इसके बेस पर आप कोई भी क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर रमन और शिक्षा जो है प्लेन मिरर के सामने खड़े हैं। जो रमन है वो 8 मीटर की दूरी पर खड़ा है, और जो शिक्षा है वो आपकी 11 मीटर की दूरी पर खड़ी है। अब हमें यहाँ पर बताना है कि जो रमन है उसका क्या हुआ, उसने अपनी पोजीशन सच दैट द डिस्टेंस, अब रमन और उसकी जो इमेज बन रही है, प्रतिबिंब बन रहा है, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर का है। इसका मतलब रमन जो है पहले 8 मीटर पे था, वो थोड़ा आगे बढ़ गया, 5 मीटर पर आ गया, तभी उसका प्रतिबिंब भी पीछे 5 मीटर पर ही बन रहा होगा, जिस वजह से उसकी और उसके प्रतिबिंब जो उसकी इमेज बन रही है उसकी दूरी 10 मीटर होगी। तो रमन तो 5 मीटर पर आ गया करंट पोजीशन में। अब शिक्षा ने क्या करा, शिक्षा जो है पहले 11 मीटर पर थी, 11 मीटर पर थी, अब वो 6 मीटर मिरर की तरफ बढ़ गई। इसका मतलब वो भी 5 मीटर पर आ गई, उसका प्रतिबिंब भी पीछे, इमेज जो है वो 5 मीटर की दूरी पर बनेगी। तो दोनों की यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है, प्रेजेंट न्यू पोजीशन पूछ रहा है, मिरर से कितनी दूरी है रमन और शिक्षा की। तो इस केस में दोनों की दूरी जो है 5 मीटर जो है अब इस टाइम मिरर से है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो मेरा आंसर होगा। अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन जो बना, आपको पता है हम फिजिक्स में पढ़ते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट हम जो है पढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या कहा गया, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ अ रे इफ द रिफ्रैक्टिव रे इज एट 90 डिग्री ऑफ एंगल ऑफ 90 डिग्री टू द इंसिडेंट, मतलब इस इंसिडेंट से ये जो रिफ्रैक्टिव एंगल है इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। मतलब टोटल एंगल बता रहा है इस तरह से कि यदि जो परावर्तन किरण है और ये जो आपतन किरण है, इनके सापेक्ष दोनों के बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री है। तो हमें यहाँ पर जो है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है, आपतन कोण जो है, वो खाली इतना सेक्शन बताना है। मतलब अगर ये इस तरह से पूरा दिया है तो हमें खाली इतना सेक्शन बताना है। तो सीधी सी बात है, वो दोनों ही बराबर बराबर 45 में होंगे। तो
आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना होने वाला है, वो 45 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन अगर मैं देखती हूँ फिर से यहाँ पर मिरर के क्वेश्चन मैंने इसलिए साथ रख दिए ताकि सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएं। देखिए जो कॉनकेव मिरर होता है ये बड़ा देखने में मदद करता है, जब पास में हम आते हैं तो यूज़ इन टॉर्च लाइट से क्या करते हैं वो जलती है, हम बड़ा जो है वहाँ पर देख पाते हैं। तो ए का मिलान 4 से होने वाला है, जो कि एकमात्र थर्ड ऑप्शन में ही दे रखा है। अब आपको ये भी याद रखना होगा जो कॉनकेव मिरर हैं, कई बार क्वेश्चन बना है, जो अफ्तन लेंस होता है वो निकट दृष्टि दोष में भी यूज़ होता है, जिसे हम मायोपिया कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मायोपिया के केस में कॉनकेव लेंस का जो है वहाँ पर प्रयोग करा जाता है। और कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ हम कहाँ करते हैं, रियर व्यू में, जो पार्श्व दृश्य हमें कार की साइड में जो लगे होते हैं, पीछे का दृश्य जो देखना होता है, रियर व्यू जो देखना होता है, उसके लिए कॉन्वेक्स मिरर होता है। और कॉन्वेक्स लेंस जो है याद रखेंगे वो जो हम कहाँ पर, जो काम कॉनकेव मिरर करता है कॉनकेव मिरर भी बड़ा करता है, सेम वही काम कॉन्वेक्स लेंस भी करेगा। तो माइक्रोस्कोप में भी बड़ा देखने के लिए वहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये हमको याद रखना है। मिरर और लेंस में अंतर क्या होता है, मिरर क्या करता है, लाइट को जब टकराती है तो उसको वापस कर देता है, लेंस क्या करता है, अपने से अंदर लाइट का जो है वो प्रवेश करा देता है। ये डिफरेंस होता है जो आपको याद रखना होगा अलग से भी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड मेरा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अगर मैं देखती हूँ तो यहाँ पर बताना है कौन सा कथन सही है। कहाँ पर हमें हमेशा वर्चुअल इमेज और इरेक्ट इमेज देखने को मिलती है, तो हमें पता है हमेशा कॉन्वेक्स मिरर या कॉनकेव लेंस के केस में हमें हमेशा वर्चुअल इमेज देखने को मिलती है। तो ए या क्या हो सकता है, या तो कॉन्वेक्स मिरर हो सकता है या आपका कॉनकेव लेंस हो सकता है। बाकी ऑप्शन आप देखेंगे तो वो मैच नहीं खाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वही मेरा यहाँ पर क्या होने वाला है, आंसर हो जाएगा। अब देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्वेश्चन बनता है, डिस्टेंस जब हम मोशन वाला चैप्टर पढ़ते हैं नोट्स में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर दे रखा होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है आपको। यहाँ पर वेलोसिटी है, यहाँ पर टाइम है, जीरो एक्सीलरेशन है, कोई त्वरण है ही नहीं। जब त्वरण है ही नहीं तो वहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी होगी। अगर 15 किलोमीटर है तो उसकी 15 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से ही उसकी वेलोसिटी जो है वहाँ पर रहने वाली है, और टाइम बढ़ता जा रहा है तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा जीरो एक्सीलरेशन के केस में, वेलोसिटी टाइम में आपको याद रखना होगा। तो जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, पैरेलल किसके, टाइम एक्सिस के। इस टाइम एक्सिस के ये ग्राफ जो है पैरेलल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर होगा। अब देखिए ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ते हैं हम, उससे क्वेश्चन बना है। एक फिशरमैन गोज टू वाटर बॉडी नियर टू स्पीयर फिश विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी कंसिडर। एक मछुआरा समीर के पास जो है एक जलाशय में मछली भेजता जाता है, तो बताइए किस पर विचार करना चाहिए। आपको पता है जल में क्या होता है, यहाँ पर हमें जो है रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है, लाइट बैंड कर जाती है टूवर्ड्स द नॉर्मल। वो मछली उसको एक्चुअली वो यहाँ से देख रहा है अपनी आंखों से, तो उसको लग रहा है एक्चुअली वो सीधे जाएगी तो उसको लग रहा है मछली यहाँ है, पर जो कि लाइट बैंड कर जाती है पानी के अंदर जाके तो वो मछली एक्चुअल में यहाँ होगी, लेकिन उसको इस तरह से दिखने की वजह से वो यहाँ दिखेगी। लेकिन उसको मारना कहाँ है, एक्चुअली में थोड़ा सा पीछे होके बिलो होके मारना है। तो वो मछली को भेजने के लिए क्या करेगा, ही शुड हिट बिलो द एपरेंट पोजीशन ऑफ द फिश। उसे मछली की जो आभासी स्थिति है उसके नीचे जो है वहाँ पर मछली को मारना होगा। ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो प्रकाश का परावर्तन है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण के बारे में। मैंने आपको बताया घर्षण सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, जब दो ऑब्जेक्ट जो है आपस में जितना ज़्यादा अटैच होंगे वहाँ पर घर्षण उतना ही ज़्यादा होता है। पार्टिकल के ज़्यादा से ज़्यादा कांटेक्ट आने में घर्षण बढ़ता है। ये स्टैटिक में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद स्लाइडिंग में और उसके बाद रोलिंग में। तो मैग्नीट्यूड ऑफ अगर मैं फ्रिक्शन घर्षण की बात करूँ तो वो स्टैटिक में सबसे ज़्यादा होगा, स्लाइडिंग में उससे कम और रोलिंग में सबसे कम। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर सही कथन हमसे पूछ रहा है, एक बॉडी जिसका जीरो डिस्टेंस है क्या उसका नॉन जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। अगर शून्य दूरी है तो क्या उसका अशून्य विस्थापन हो सकता है। देखिए अगर डिस्टेंस जीरो है तो कुछ चला ही नहीं है तो विस्थापन भी वहाँ जीरो ही होगा। ये बात हो गई यहाँ पर गलत। देखिए डिस्टेंस क्या होता है, कोई भी दूरी हमने कवर करी, और विस्थापन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट दूरी। इसको समझते हैं, सपोज मैं यहाँ से यहाँ गई 5 मीटर और फिर मैं वापस आ गई 5 मीटर, तो मैंने डिस्टेंस कवर करा 10 मीटर का, लेकिन मैं अपनी जगह पर वापस आ गई तो मेरा शॉर्टेस्ट दूरी मतलब जहाँ थी वहीं हूँ, तो वहाँ पर शॉर्टेस्ट दूरी जो है वो जीरो हो जाएगी, और वही शॉर्टेस्ट दूरी जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, विस्थापन होता है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट क्या हो गया, मेरा गलत हो गया। अगर डिस्टेंस जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगा। एक बॉडी जहाँ पर स्पीड जीरो है तो सीधी सी बात है वहाँ वेलोसिटी भी जीरो होगी, इस वजह से ये भी गलत हो गया। अगर चाल शून्य है तो वेग भी शून्य ही होगा। ये कह रहा है बॉडी
कैन हैव जीरो वेलोसिटी, अगर किसी बॉडी की जीरो वेलोसिटी है उसका नॉन जीरो एक्सीलरेशन, त्वरण जो है वो नॉन जीरो हो सकता है, ये बात सही है। जैसे अगर मैं बॉल को बहुत ऊपर ऊंचाई पे फेंकती हूँ तो वो एक पॉइंट पर ऊपर ऐसे पहुंचती है जहाँ पर वेलोसिटी बिल्कुल जीरो हो जाती है और वो नीचे आने की तरफ कोशिश करती है। तो जब वो नीचे आती है तो वहाँ पर वेलोसिटी तो जीरो हो गई है, लेकिन जो एक्सीलरेशन है ग्रेविटी की वजह से वहाँ पर वो नॉन जीरो रहता है। तो ये वाली कंडीशन जो है वो सही हो जाएगी। एक बॉडी जिसका विस्थापन जीरो है उसकी नॉन जीरो वेलोसिटी हो सकती है, बिल्कुल। देखिए जैसे मैं सर्कुलर के केस में बात करूं तो मैं यहाँ से चलना शुरू, गोल गोल घूमी घूमी और वापस यहीं आ गई, तो वहाँ पर मेरा डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, विस्थापन मेरा क्या है, शून्य है, लेकिन वेलोसिटी क्या है यहाँ पर, क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दिख रही है हमें, तो यहाँ पर नॉन जीरो वेलोसिटी हमें देखने को मिलेगी। तो सी और डी पॉइंट मेरा सही है, इट मीन्स ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो मेरा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, देखिए एक कंटेनर है जिसमें क्या है, लेमन जो है डाला गया है, एक कंटेनर ऑर्डिनरी टैप वाटर है, इसमें मैंने लेमन डाला, नींबू डालती हूँ तो वो नींबू क्या करता है, इसमें सिंक हो जाता है, डूब जाता है। अब मैं ऐसा क्या करूँ, ये जो लेमन है, ये जो नींबू है, इसमें तैरने लगे, तो मैं क्या कर सकती हूँ, उसमें सॉल्ट ऐड कर सकती हूँ। सॉल्ट ऐड करने से उसके वॉल्यूम को प्रभावित ना करते हुए उसके मास को बढ़ा देता है सॉल्ट, जिसकी वजह से वहाँ उसकी डेंसिटी जो घनत्व है वो बढ़ जाएगा। और जब यहाँ पर पानी की घनत्व, पानी ज़्यादा भारी होगा तो वो ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को आसानी से रोक पाएगा। तो ओनली बी यहाँ पर मैं कहूँगी, बाकी पानी ज़्यादा बढ़ाने से ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर मैं सॉल्ट डाल दूंगी तो पानी की डेंसिटी घनत्व जो है वहाँ पर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो लेमन पहले डूब रहा था वो डूबेगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन में आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, अगर पानी 102 डिग्री पर बॉयल होता है तो फ्रीजिंग पॉइंट भी, क्योंकि वो ऊपर की तरफ बढ़ा है उसका, तो फ्रीजिंग पॉइंट जीरो होता है तो वो भी नीचे की तरफ घट जाएगा, तो जो फ्रीजिंग होगी वो भी जीरो से नीचे हो जाएगी। ये बात आपको याद रखनी होगी। तो पहला ऑप्शन मेरा यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर देखिए वेट ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट फ्लूइड हमें दे रखा है। एक ऑब्जेक्ट है जो एयर में उसका वेट इतना है और लिक्विड में इतना है, और दूसरे लिक्विड में उसका जो वेट है वो इतना है। एक वस्तु है जिसका जो भार वायु में इतना है, द्रव ए में इतना है और द्रव बी में इतना है। तो यहाँ पर जो बुआंट फोर्स है उसका जो कॉन्सेप्ट है, उत्प्लावन बल जो है उसका कॉन्सेप्ट दिया है। देखिए जितना पानी हटाया जाता है किसी वस्तु द्वारा उतना ही नीचे से उत्प्लावन बल जो है लगता है और वो उस वस्तु को रोकने की कोशिश करता है। और जिस लिक्विड का घनत्व ज़्यादा होता है, मतलब उसका भारीपन ज़्यादा है, तो उसमें नीचे से बुआंट फोर्स जो है वो उतनी ही कहीं ना कहीं ज़्यादा लगती है और वो वस्तु को उतना ही रोक पाती है। अब देखिए कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो इंडिविजुअल 150 न्यूटन का है और उसका लिक्विड ए में भार जो है 100 न्यूटन हो गया, इसका मतलब नीचे से कोई एक फोर्स लग रही थी 50 न्यूटन की, जिसने उसके भार को कम कर दिया, 100 न्यूटन कर दिया। लिक्विड बी में भी एक फोर्स लग रही थी नीचे से, जिसने उसके भार को 95 न्यूटन कर दिया, मतलब 55 न्यूटन की नीचे से कोई फोर्स लग रही है। और नीचे से अपर डायरेक्शन में जो फोर्स लगती है वो आपका उत्प्लावन बल बुआंट फोर्स ही होती है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट बी के केस में नीचे से 55 न्यूटन की बुआंट फोर्स लग रही थी और इस केस में 50 न्यूटन की नीचे से बुआंट फोर्स लग रही थी। और यहाँ पर देखिए क्योंकि ये ज़्यादा उसको हल्का कर पा रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है, देखिए ये ज़्यादा उसको हल्का कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर डेंसिटी जो है लिक्विड की वो ज़्यादा है। जितना भारी होगा लिक्विड वो उतना ही उसको रोक पाएगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर लिक्विड की डेंसिटी भी ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो यहाँ पर हम सीधा ये कहेंगे डेंसिटी इस वाले लिक्विड की ज़्यादा है इससे और बुआंट फोर्स भी इस वाले का ज़्यादा है इससे। तो दोनों बात यहाँ पर सही है। और जो ऑब्जेक्ट सीधी सी बात है इसमें तैर रहा है तो वो इसमें तो तैरेगा ही तैरेगा, क्योंकि यहाँ तो 50 न्यूटन की फोर्स लग रही है नीचे से और यहाँ 55 की लग रही है। तो जो चीज़ इसमें तैर पा रही है वो सीधी सी बात है इसमें तो तैरेगी तैरेगी, क्योंकि यहाँ वो उसको नीचे ये उसको रोक पा रहा है और ये तो और भी ज़्यादा रोक पाएगा। तो जो इसमें तैर रहा है वो इसमें तो तैरेगा ही तैरेगा। ए बी सी तीनों पॉइंट जो है वो मेरे यहाँ पर सही होंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अगर मैं देखती हूँ तो यहाँ पर अभिकथन कारण वाला क्वेश्चन बना था। देखिए जो आयन रिलीज करते हैं पानी में वो विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। चीनी जो न्यूट्रल होती है और ये आयन जो है वो डिसोसिएट नहीं करती है पानी में, जिसकी वजह से ये विद्युत की अच्छी चालक नहीं होती। और यहाँ पर कह रहा है ये अच्छी गुड कंडक्टर है, विद्युत का सुचालक है, तो ये पूरी तरह से गलत है। लेकिन जो रीज़न दिया, कारण दिया वो सही है। चीनी जल में अपने आयनों में विघटित नहीं होती है, वो डिसोशिएट नहीं होती है अपने आयन में, इसी वजह से वो बैड कंडक्टर होती है ना कि गुड। तो यहाँ पर ए मेरा फॉल्स है लेकिन रीज़न ट्रू है, तो ऑप्शन 4 मेरा यहाँ पर आंसर होगा। सेम ऐसी कई क्वेश्चंस बने हैं मल्टीपल शिफ्टों में ऑनलाइन में।
टैप वाटर जो नल का जल होता है, सीधी सी बात में जो उसमें जो घुलनशील लवण होते हैं वो क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं वो सॉल्ट की फॉर्म में होती हैं और कहीं ना कहीं वो आयन रिलीज करती हैं। इस वजह से जो नल का जल होता है वो गुड कंडक्टर, विद्युत का सुचालक होता है। ये बात भी सही है और इसके पीछे जो रीज़न दिया है वो भी पूरी तरह से यहाँ पर सही है। जो नल के जल में घुलनशील लवणों के रूप में जो अशुद्धियाँ होती हैं वो लवण की तरह काम करती हैं और वो कहीं ना कहीं आयन रिलीज करती हैं। दोनों बात सही है, पहला ऑप्शन मेरा सही है। अब इस केस में भी क्या होगा, देखिए सॉल्ट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, लवणीय जल जो है वो विद्युत का उत्तम चालक होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो अपने आयन जो है रिलीज करता है डिजॉल्व वाटर में। ये बात बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर भी पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ये साउंड वाले चैप्टर से और साउंड में बहुत बार ये क्वेश्चन बना है, आपको ध्वनि में याद रखना होगा। जितनी आवाज़ पतली तीक्ष्ण होती है वहाँ पर उसकी पिच उतनी ही ज़्यादा होती है, मीन्स उसकी फ्रिक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा होती है। और जहाँ आवाज़ भारी होती है इसका मतलब उसका आयाम जो है वो ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर ये कह रहा है किसी सीटी की आवाज़ जो होती है वो ड्रम की साउंड से ज़्यादा तीक्ष्ण होती है, ज़्यादा श्रीलर होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसका पिच हाई होता है, उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, इस वजह से ऐसा होता है, ना कि आयाम की वजह से। भारीपन का कंपैरिजन आयाम से होता है और जब भी पतलेपन की बात करी जाए तो वहाँ पर फ्रिक्वेंसी से उसका संबंध होता है, पिच से संबंध होता है। तो यहाँ पर हमारा जो है ये असर्शन तो सही है कि जो वो आवाज़ है विसल की वो श्रिलर होती है, लेकिन जो रीज़न दिया वो यहाँ पर गलत है। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो मेरा यहाँ पर सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में लाई करता है तो उस पर कौन कौन सी फोर्स लगती है। ये क्वेश्चन कई बार पीछे भी बना है, जब हमने 2011 से 19 के क्वेश्चन करे थे तो वहाँ पर पेयर ऑफ बैलेंस फोर्स जो है वो एक्ट करती है। एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो उसको नीचे की तरफ लाती है और एक ऑब्जेक्ट की नॉर्मल फोर्स है जो ऊपर की तरफ जाती है। तो मल्टीपल पेयर ऑफ बैलेंस फोर्स भी उस पर काम कर रही होती है उस वक्त। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी और सी। ऑप्शन नंबर 4 के साथ हम यहाँ पर चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, 3 आइडेंटिकल साइज ब्लॉक। देखिए आइडेंटिकल साइज के ब्लॉक हैं और उन ब्लॉक एल्युमिनियम, जिंक और लेड के हैं और वो सबमर्ज इन वाटर, उनको पानी में डाला गया। डेंसिटी इनकी अलग अलग दी है। देखिए जो ऑब्जेक्ट हैं उनकी डेंसिटी से कोई मतलब नहीं होता है बुआंट फोर्स का। मैंने उत्प्लावन बल का मतलब बताया था, उसका मतलब होता है पानी की डेंसिटी से, ना कि उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी। ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कितनी भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो नीचे से उत्प्लावन बल है वो पानी की डेंसिटी पे निर्भर करता है, ना कि इनकी डेंसिटी पे। आइडेंटिकल साइज के ब्लॉक हैं तो वो उतना ही पानी जो है बराबर बराबर तीनों हटाएंगे, जिसकी वजह से नीचे से जो बुआंट फोर्स लगेगा वो बराबर लगेगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो मेरा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पे उत्प्लावन बल जो है वो निर्भर नहीं करता। वस्तु की क्या डेंसिटी है उससे मतलब नहीं है, जो इस लिक्विड की बात हो रही है उसकी डेंसिटी क्या है उससे उत्प्लावन का मतलब होता है, ना कि वस्तु की डेंसिटी से। तो इसलिए तीनों केस में उत्प्लावन बल है, क्योंकि वो आइडेंटिकल हैं, तीनों समान आकार के हैं, तो तीनों ने बराबर बराबर पानी हटाया होगा और नीचे से बराबर बुआंट फोर्स लगी होगी, उत्प्लावन बल लगा होगा और तीनों का उत्प्लावन बल जो है वो बराबर वहाँ पर होगा। मैग्नेट का क्वेश्चन अगला बना है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना होगा। जब मैग्नेट को हम इक्वल लेंथ में काटते हैं तो क्या होता है, उसकी लेंथ पर कोई फ़र्क नहीं आता, लेकिन जितने हिस्सों में वो काटी जाती है पोल स्ट्रेंथ उतनी ही हो जाती है। 4 हिस्सों में गई तो हर हिस्से की पोल स्ट्रेंथ 1/4 हो जाएगी। 3 हिस्सों में टूटी तो हर हिस्से की जो पोल स्ट्रेंथ है वो 1/3 हो जाएगी। यहाँ पर यही कहा गया है, एक मैग्नेट को इक्वल 4 लेंथ वाइज जो है 4 बराबर भागों में लंबाई से काटा जाता है, तो पोल स्ट्रेंथ पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो पोल स्ट्रेंथ जो है हर बार क्या हो जाएगी, ईच न्यू पीस की क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी उसकी ओरिजिनल की। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर होगा। ये आपको याद रखना होगा। जब लेंथ वाइज काटते हैं तब ऐसा होता है, लेकिन जब मैं अगर उसे विड्थ वाइज काटती हूँ, इस फॉर्म में काटती हूँ, तो वहाँ पर लेंथ पर फ़र्क आता है। लेंथ आधी आधी होगी, जितने हिस्सों में कटी L/2 हो गई, लेकिन पोल स्ट्रेंथ पर उस केस में कोई फ़र्क नहीं आता जब हम उसको लंबवत काटते हैं। लेकिन जब हम इसे इस तरह से लेंथ वाइज काटते हैं तो पोल स्ट्रेंथ पे फ़र्क आता है। ये आपको याद रखना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। फिर से देखिए ग्राफ, कहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। यूनिफॉर्म एसिलरेशन, देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ में यहाँ पर यूनिफॉर्म एसिलरेशन आ ही नहीं सकता डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, तो यहाँ पर ही स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। पहला ऑप्शन ही मेरा यहाँ पर सही हो जाएगा। समान त्वरित की दूरी समय आरेख, ये यहाँ पर नहीं होता, ये तो वेलोसिटी टाइम में आता है एसिलेशन वाला कॉन्सेप्ट, तो ये हो गया मेरा गलत।
देखिए ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पर है, इसमें भी आपको सीधी लाइन देखने को मिलेगी, ऑब्जेक्ट हिल ही नहीं रहा है, तो मतलब यहाँ पर इस तरह की लाइन बनती है। और जब कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी टाइम में मतलब एक वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है, उस केस में भी इस तरह का डायग्राम देखने को मिलता है। और जहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, मतलब पहले स्पीड 15 थी, फिर 20 हो गई, फिर 25 हो गई, मतलब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हर बार 5-5 का अंतर आ रहा है, तो उस केस में भी इस तरह से जो है आपको स्ट्रेट लाइन देखने को मिलती है। तो इन तीनों केस में स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी, लेकिन पहले केस में नहीं मिलेगी, तो पहला ऑप्शन ही मेरा यहाँ पर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिर से यही क्वेश्चन बना, एक बार मैग्नेट है, इसको इक्वली 3 हिस्सों में लेंथ वाइज काट दिया गया। अब लेंथ वाइज काटने से क्या होगा, देखिए यहाँ पर इसकी लेंथ तो अभी भी L1 L2 और L3 रहेगी, लेकिन इसकी पोल स्ट्रेंथ हर हिस्से की अब क्या हो गई होगी, 1/3 हो गई होगी ओरिजिनल की, इन तीनों के केस में। ठीक है, अब क्या गया, फिर से इसको इसकी ब्रेड्थ वाइज 9 टुकड़ों में काट दिया गया। अब इसको 9 टुकड़ों में बाद में काटा गया, तो उसकी लेंथ जो है अब L/9 हो जाएगी हर टुकड़े की, लेकिन पोल स्ट्रेंथ पर कोई फर्क नहीं आता। जब मैंने बताया था चौड़ाई में हम काटेंगे, पोल स्ट्रेंथ अब भी हर टुकड़े की 1/3 ही रहेगी। यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, द पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच न्यू विल बी 1/3 ऑफ द ओरिजिनल। पोल स्ट्रेंथ पे अब भी कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि जब मैंने लेंथ वाइज काटा तो उस समय उसकी पोल स्ट्रेंथ ध्रुव शक्ति पर फर्क आया, वो 1/3 हो गई। लेकिन उसके बाद जब मैंने उसको विड्थ वाइज काटा तो पोल स्ट्रेंथ पर कोई फर्क नहीं आया, फिर लेंथ उसकी 1/9 हो गई, लेकिन जो पोल स्ट्रेंथ है वो तो 1/3 ही रहेगी, जो शुरू में लेंथ वाइज काटने पर हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो ही यहाँ पर सही बैठेगा, बाकी कोई भी सही नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होता है, अभी मैंने बताया था नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है और ऊपर की तरफ जो ऑब्जेक्ट लगाता है वो एक नॉर्मल फोर्स वहाँ पर लगती है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो मेरा आंसर हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल और सामान्य बल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉपर वायर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल सही बात है। कॉपर जो होता है, कॉपर का तार एक विद्युत का सुचालक होता है। सारे गुड कंडक्टर ऑफ हीट जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे, ये बात बिल्कुल गलत है। उष्मा के सभी सुचालक विद्युत के सुचालक होते हैं, ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर है माइका और डायमंड। माइका और डायमंड की मैं बात करूँ तो वो हीट के तो अच्छे चालक होते हैं, लेकिन पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो असर्शन मेरा सही है, लेकिन मेरा रीजन जो है वो गलत है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अगर मैं देखते हैं, which of the following properties does an electroscope make use of test whether an object is carrying charge or not। उसमें कोई चार्ज है या नहीं, तो कैसे पता चलेगा, जो लाइक चार्ज है वो रिपेल करते हैं हमेशा, उसी से पता चल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो मेरा यहाँ पर क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन अगर मैं देखती हूँ, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में, गुरुत्व बल के बारे में कौन सा संदर्भ यहाँ पर सही है, तो सीधी सी बात है, ये हम पढ़ते भी हैं फोर्स वाले चैप्टर में। ये नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स होती है, असंपर्क बल होता है, बिना संपर्क लगाए हुए ही अट्रैक्शन जो है वो देखने को मिलता है, तो ये नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स ही होती है। ये बाकी सारे पॉइंट यहाँ पर सही नहीं होंगे। ये वीकेस्ट फोर्स होती है, गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो वीकेस्ट होता है, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होती, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है जो स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, तो ये इस वजह से बाकी सारे ऑप्शन जो है यहाँ पर बाहर होंगे, पहला ऑप्शन ही मेरा यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर वही वाला क्वेश्चन है, अगर फ्रीज -3 पर हो रहा है, इसका मतलब जो बॉइलिंग होगी वो भी 103 डिग्री पर होगी, तो वो 100 डिग्री से ऊपर पे बॉइल करेगा, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो मेरा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बॉल को जब मैं ऊपर की तरफ फेंकती हूँ तो कौन कौन से फोर्स बल जो है उस पर कार्य करते हैं। सीधी सी बात है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो उस पर हमेशा जो है वो कार्य करता है, और एक ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, एक एयर रेजिस्टेंस है जो उसको रोकने की कोशिश करेगा, एयर जो है वो भी उसको रोकने की कोशिश कर रही होगी धीरे धीरे, तो एक एयर रेजिस्टेंस वाला बल भी उस पर कार्य कर रहा होगा, तो यहाँ पर वायु का जो प्रतिरोधक है वो भी कार्य कर रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो मेरा सही होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर पानी की घनत्व दी है। अब देखिए वहाँ पर वस्तु का घनत्व दिया था, यहाँ पर पानी का घनत्व दिया है। पानी का जो अल्कोहल है उसका घनत्व सबसे कम है, इसका घनत्व सबसे ज़्यादा, इसका घनत्व इतना, तो ठीक है। तो सबसे अब यहाँ पर क्या कहा गया है, ऑप्शंस को देखेंगे, हमें बताना है कौन सा यहाँ पर सही है। तो ऑब्जेक्ट जो अल्कोहल में तैर रहा है, सीधी सी बात है, उसका जो घनत्व है, जो ऑब्जेक्ट तैर पाएगा, जो उस पर तैर पाएगा, उसका घनत्व सीधी सी बात है 0.8 से कम ही होगा, वो उससे हल्का होगा। जब ये अल्कोहल 0.8 है तो उससे हल्का ही होना चाहिए, मतलब 0.7 कुछ भी हो सकता है, वो इससे कम ही होगा, तभी वो उसमें तैर पाएगा। अब जो 0.7 मैंने मान लिया एग्जाम्पल के लिए कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका वेट 0.7 है, वो अल्कोहल में तैर रहा है, तो सीधी सी बात है वो सनफ्लावर में तो तैरेगा ही तैरेगा, क्योंकि उसका यहाँ पर डेंसिटी उससे तो कम ही है, तो ये बात भी सही होगी। अब एक ऑब्जेक्ट जो सनफ्लावर में तैर रहा है, मतलब उसकी मैंने मान लिया घनत्व हो गया 0.91 ही हो गया, तो वो तब भी तैरेगा उसमें। अब जो इसमें तैर रहा है, सीधी सी बात है 1 ग्राम वाले में भी ज़रूर तैरेगा, ये बात भी सही है।
लेकिन जो ऑब्जेक्ट फ्रेश वाटर में तैर रहा है, इसका 1 ग्राम है, वो ज़रूरी नहीं है अल्कोहल में ही तैरे, क्योंकि मैंने मान लिया इसका जो ऑब्जेक्ट तैर रहा है उसकी डेंसिटी है 0.92। अब 0.93 मान ली मैंने, सॉरी 0.93, तो वो ज़रूरी नहीं है अब आपके अल्कोहल में ही तैरे। अल्कोहल तो 0.8 है और इस ऑब्जेक्ट 0.93 है, तो वो तो डूब जाएगा। तो थर्ड वाला पॉइंट यहाँ पर सही नहीं है, पहला वाला पॉइंट जो है वो सही हो जाएंगे, पहले और दूसरे वाले ए और बी जो है वो मेरा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर मैं देखती हूँ तो यहाँ पर हमसे बताया गया कि किन में जो है बल्ब जलेगा। देखिए, 2 वायर्स और ओपन एंड ऑफ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ बल्ब एंड इलेक्ट्रिक सेल आर डिप्ड इन अ लिक्विड 1 by 1। तो किस में बल्ब जल जाएगा, किस में बल्ब जो है यहाँ पर ग्लो करेगा, दीप्त करेगा, ये हमको यहाँ पर बताना है द्रव ABCD में। देखिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब देखिए, कॉपर सल्फेट, सीधी सी बात है, वहाँ पर आयन रिलीज होंगे, बल्ब जो है वहाँ पर दीप्त हो जाएगा। चीनी का घोल न्यूट्रल होता है, वहाँ पर बल्ब दीप्त नहीं होगा, आयन रिलीज नहीं होंगे। सेम ऐसे डिस्टिल्ड वाटर, देखिए टैप वाटर और डिस्टिल्ड वाटर में अंतर होता है। जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसमें कोई मिनरल आयन नहीं होते, तो वहाँ पर भी विद्युत जो है वो नहीं होगी। लवणीय जल में तो देखने को मिलेगी, सॉल्ट वाटर में तो देखने को मिलेगी। तो पहला ही ऑप्शन जो है वो मेरा यहाँ पर सही बैठ रहा है। देखिए, साउंड के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद लिक्विड में कम और गैस में सबसे कम होती है। और सॉलिड में सबसे ज़्यादा घनत्व होता है, पार्टिकल पास पास होते हैं, इस वजह से वो इजीली ट्रैवल कर जाती है वेव जो होती है साउंड की। तो यहाँ पर जब साउंड पानी से आयरन में जा रही है, मतलब लिक्विड से सॉलिड में जा रही है, तो सीधी सी बात है वो तो साउंड वहाँ पर क्या होगी, सीधी सी बात है बढ़ेगी। अब सॉलिड से फिर क्या हो रहा है, एयर में जा रही है, मतलब सॉलिड से एयर में जाएगी तो घटेगी, और फिर से एयर से पानी में आएगी तो फिर से बढ़ेगी। यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, सॉलिड में साउंड सबसे ज़्यादा, लिक्विड में कम और गैस में सबसे कम। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इस हिसाब से मेरा यहाँ पर सही होगा। अब देखिए, रीना ने क्या करा, ये क्वेश्चन कई बार बनाया। एक प्लास्टिक की बोतल ले ली और 3 आइडेंटिकल होल करे उसने अलग अलग लेवल पे, एक यहाँ कर दिया, एक यहाँ कर दिया। तो हमको प्रेशर के केस में हमें याद रखना होता है, जो सबसे ज़्यादा डेप्थ में होल होता है वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा फोर्स लगती है और सबसे ज़्यादा दूर पानी जाकर गिरता है। यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि कौन सी ऑब्जर्वेशन, कौन सा अवलोकन और निष्कर्ष जो यहाँ पर सही होगा, ये हमें बताना है। द वाटर फ्रॉम द टॉप मोस्ट होल्स कम आउट विद द लीस्ट फोर्स। बिल्कुल, जो सबसे ऊपर छेद हुआ होगा वहाँ पर लीस्ट फोर्स के साथ आया होगा और वो मिनिमम डिस्टेंस पे गिरा होगा। यही वाला सेकंड पॉइंट मेरा यहाँ पर सही है। बाकी सारे आप चेक करेंगे सेम वो होंगे नहीं। और टॉप मोस्ट होल पर क्या होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाएगा नहीं, और जो बॉटम में होगा उसमें तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पे जाएगा, तो मिनिमम में जाएगा। तो ये सारे पॉइंट गलत हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वही मेरा यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्यूज़ वायर के लिए जब हम फ्यूज़ वायर बनाते हैं तो उसमें क्या फैसिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए, तो कौन सा मटेरियल यहाँ पर बेस्ट होगा। देखिए, उसका मेल्टिंग पॉइंट, जैसे ही विद्युत जो है ज़्यादा हीट वहाँ पर वो तुरंत वहाँ पर टूट जाए, तो मेल्टिंग पॉइंट तो उसका लो होना चाहिए, लेकिन उसको हीट को रोकने की, उसकी जो करंट को रोकने की क्षमता है वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो बी वाला जो है मटीरियल यहाँ पर बेस्ट होगा, जिसके मेल्टिंग पॉइंट तो लो है लेकिन उसकी रोकने की क्षमता जो है करंट को, वो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि ज़्यादा अमाउंट का करंट आए तो उसे रोक पाए और तुरंत वो तार जो है वो टूट जाए। तो बी वाला मटेरियल जो है उसके लिए बेस्ट होगा। आगे देखिए, और भी आएगा इस तरह का क्वेश्चन, वहाँ से और समझेंगे। देखिए, पेंडुलम, जो सिंपल पेंडुलम है, वो उसका जो टाइम है वो किस पर डिपेंड नहीं करता, वो मास और मटेरियल पर डिपेंड नहीं करता, उसका जो द्रव्यमान है और किस तरह का पदार्थ है वो उस पर डिपेंड नहीं करता, वो लेंथ पर डिपेंड करता है। लेंथ पे डिपेंड करता है जो टाइम होता है, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L। ये आपको याद रखना होगा। इसका एक कॉन्सेप्ट आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे झूला है, झूले पर अगर मैं बैठ कर झूल रही हूँ तो वो धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन मैं अगर उस पर खड़ी हो गई तो मैंने अपनी लेंथ को कम कर लिया। लेंथ को कम करने से क्या हुआ, टाइम भी वहाँ पर जो है वो मेरा कम हो गया, मतलब अब मैं जल्दी जल्दी झूल पा रही हूँ। पहले टाइम मुझे यहाँ से यहाँ तक जाने में ज़्यादा लग रहा था, लेकिन मैं खड़े होकर अगर झूल रही हूँ, बचपन में हम ऐसा करते थे तो हम जल्दी जल्दी झूल पाते थे, तो वहाँ पर मेरा टाइम भी कम हो गया। मतलब लेंथ अगर मैंने अपनी कम कर दी, पहले यहाँ से यहाँ तक लेंथ थी, अब मैं खड़ी हो गई तो लेंथ यहाँ पर कम हो गई, तो लेंथ कम कर दी तो टाइम भी कम हो गया। ये कॉन्सेप्ट भी आप पेंडुलम का याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो फिर से प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट है। एरिया हम हमेशा इसलिए बढ़ाते हैं ताकि जो प्रेशर है वो कम हो जाए। बैग्स विद वाइड स्ट्रैप, देखिए बैग जो चौड़ी पट्टी के होते हैं वो हैवी लोड को ले जाने में सबसे ज़्यादा मददगार वहाँ पर होते हैं, क्योंकि वो कर देते हैं क्या, इंक्रीज इन एरिया होने की वजह से जो प्रेशर है वो वहाँ पर क्या हो जाता है, घट जाता है। इंक्रीज इन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट रिड्यूस प्रेशर एक्सर्टेड, संपर्क के क्षेत्र में वृद्धि में डाले गए से दाब में क्या होती है, प्रेशर में जो है वो कमी आती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे
कन्वेक्शन, देखिए जो हीट होती है, जो ऊष्मा होती है, वो 3 तरीके से जाती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ये हम नोट्स में पढ़ते हैं। कंडक्शन सॉलिड में होता है, जिसमें मोस्टली सॉलिड में होता है, हर सॉलिड में नहीं, मोस्टली बोला मैंने, जिसमें पार्टिकल बाय पार्टिकल, पहले चम्मच शुरू में गर्म थी फिर पीछे तक गर्म हो गई, वो आपका कंडक्शन है। कन्वेक्शन में क्या होता है, जैसे पानी में आपने देखा होगा, पहले पानी ऊपर का गर्म होता है, फिर उसके पार्टिकल हल्के हो जाते हैं, तो वो वहाँ पर जगह खाली हो जाती है, तो नीचे के भारे पार्टिकल ऊपर चले जाते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे करके पूरा पानी गर्म हो जाता है, तो वो आपका कन्वेक्शन मेथड होता है। रेडिएशन में माध्यम की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर कन्वेक्शन के केस में कौन सा कथन सत्य है, उसके लिए फिजिकल कॉन्टैक्ट ज़रूरी नहीं होता। बाकी ये खाली गैसेज में होगा, ऐसी बात गलत है। ये खाली अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, नहीं, ये साइड में भी होता है। हीट इज ट्रांसफर्ड बाय वाइब्रेटिंग मोशन ऑफ पार्टिकल, ऐसा कुछ नहीं होता। ओनली सी, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। इसके लिए फिजिकल कॉन्टैक्ट का होना ज़रूरी नहीं है। पार्टिकल जंप करके ऊपर चले जाते हैं और ऊपर वाले नीचे आ जाते हैं, तो फिजिकल कॉन्टैक्ट इसमें एसेंशियल नहीं होता। ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा यहाँ पर सही होगा। एयर फ्रिक्शन जो ऑब्जेक्ट पर लगती है वो हमेशा कहाँ लगती है, वो अपोजिट टू ग्रेविटी होती है, गुरुत्व के विपरीत होती है। जैसे मैंने बताया था, एक बॉल जब ऊपर से नीचे आ रही है तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो उसको नीचे की तरफ ला रही है, लेकिन जो उसका एयर रेजिस्टेंस है, जो एयर फ्रिक्शन है, वो उसको ऊपर रोकने की कोशिश कर रहा है, तो वो हमेशा अपोजिट टू ग्रेविटी ही लगती है। अगला क्वेश्चन देखिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ वाला बन गया, किसमें स्ट्रेट लाइन होगी, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होगा। सीधी सी बात है, वो हिल ही नहीं रहा है, टाइम बढ़ा ही जा रहा है, लेकिन तो वहाँ पर भी इस तरह की स्ट्रेट लाइन बन जाती है। वह जब वो यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगा, पहले 5 थी, फिर 10 थी, फिर 15 हो गई, तो उस केस में इस तरह वाली स्ट्रेट लाइन बन जाती है। तो ये बात आपको याद रखनी है। स्ट्रेट लाइन जो है वो आपको किसके केस में देखने को मिलेगी, ए और बी के केस में ही देखने को मिलेगी। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो है वो वहाँ पर नहीं होगा। याद रखना होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो है वहाँ पर कर्व्ड होता है, पैराबोला जो है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ए और बी में ही जो है वो स्ट्रेट लाइन जो है वो आपको देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलाइडोस्कोप किसके प्रिंसिपल पर काम करता है, तो ये याद रखेंगे, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर जो है वो काम करता है, प्रकाश के परावर्तन पर जो है वो काम करता है। सॉरी, बहुत पीछे मैंने आपको बता दिया था हिंदी में गलत, कि परावर्तन होता है वो प्रकाश का अपवर्तन होता है, जो रिफ्रैक्शन होता है, याद रखना होगा, हिंदी में थोड़ा गड़बड़ हो गया था वो। तो ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर काम करता है। किसी एंगल पर लाइट को डाला जाता है, जिससे वहाँ जो है बहुत सारे मल्टीपल डिज़ाइंस जो हैं, पैटर्न जो हैं, वो हमें देखने को मिलते हैं। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर ये वर्क करता है। ऑप्शन नंबर थर्ड मेरा यहाँ पर साउंड सही होगा। अल्ट्रासोनिक साउंड, पराश्रव्य ध्वनि वो होती हैं जो मनुष्य नहीं सुन सकते। 3 तरह की साउंड होती हैं, एक इंफ्रासोनिक, एक ऑडिएबल जो हम ह्यूमन सुन सकते हैं, और 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से ऊपर की जो होती हैं वो अल्ट्रासोनिक साउंड होती हैं, जिसे डॉल्फिन, चमगादड़, कुत्ते वगैरह जो है वो सुन पाते हैं। तो ये टेस्टिंग द ह्यूमन फंक्शन, ह्यूमन ईयर में तो ये सुन ही नहीं पाएंगे, तो ह्यूमन ईयर के फंक्शन को टेस्ट करने के लिए थोड़ी होगी, तो यही यहाँ पर गलत हो गया। यही पूछा था, कैन नॉट बी यूज, किस में हम अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज़ नहीं करेंगे। बाकी मेडिकल पर्पस में स्टरलाइज करने के लिए, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को, डेप्थ ऑफ द ओशियन नापने के लिए, इन सब केसेज में अल्ट्रासोनिक वेव का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 मेरा यहाँ पर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सही विकल्प हमें यहाँ बताना है, असर्शन रीजन वाला, अभिकथन कारण वाला क्वेश्चन है। इट इज़ इजी टू स्लाइड अ लाइटर ऑब्जेक्ट देन अ हैवियर ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वहाँ पर घर्षण कम होता है तो वो आसानी से चल जाता है। फ्रिक्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द, ये बात गलत है। जो घर्षण होता है वो द्रव्यमान के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ना कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब जितना ज़्यादा भारी ऑब्जेक्ट होगा नीचे से, वो उतना ही उसमें धंसा रहेगा और उसको खींचने में उतनी ही दिक्कत आएगी, क्योंकि वहाँ पर घर्षण बढ़ जाता है जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट भारी होता है। तो यहाँ पर ये कह रहा है ऑब्जेक्ट के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये बात गलत है, लेकिन असर्शन, अभिकथन यहाँ पर सही है। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो मेरा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर मैं देखूँ, कहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे कम होगा, तो वो लेह में होगा। क्यों? क्योंकि वो सबसे ऊंचाई पर, और जितना हम ऊंचाई पर जाते हैं लेयर कम होती जाती हैं और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो घटता जाता है। तो ऑप्शन सेकंड मेरा यहाँ पर सही हो। देखिए फिर से आ गया, अब यहाँ पर हीटिंग एलिमेंट की बात कर रहा है। अगर मैं इलेक्ट्रिक हीटर की बात करूँ तो वहाँ पर मुझे कैसा मटेरियल लेना चाहिए, जिसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई हो और जिसकी रेजिस्टिविटी भी हाई हो। मतलब जेड जो है ऑब्जेक्ट यहाँ पर लेना चाहिए मुझे, मतलब वो आसानी से पिघले भी ना, और वो हीट को, मतलब इलेक्ट्रिक करंट को बहुत टाइम तक रोके रखेगा, उसकी रेजिस्टिविटी अच्छी होगी तो वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होगी। यही तो हमारा हीटिंग इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट का। तो वहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, जिसका गलनांक भी उच्च हो, मतलब आसानी से पिघले ना, और जिसकी प्रतिरोधक क्षमता भी उच्च हो, ताकि हीट जो है वो अच्छे से अच्छी वहाँ पर बने। तो जेड मटीरियल जो है यहाँ पर सबसे बेस्ट होगा। ऑप्शन नंबर 4 मेरा यहाँ पर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्थक्वेक वाला चैप्टर है, इसको कहीं ना कहीं फिजिक्स में ही काउंट करते हैं। रीजन्स दैट आर ज्योग्राफिकली मोर प्रोन टू अर्थक्वेक, वो क्या कहलाते हैं, मतलब 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दे दिए हैं। जो जहाँ पर अर्थक्वेक बार बार आता रहता है वो क्या होते हैं, वो आपके भूकंपी जोन होते हैं, सिस्मिक जोन होते हैं, बिल्कुल सही बात है।
पॉइंट वेयर सिस्मिक वेव ओरिजिनेट, जहाँ पर सिस्मिक वेव ओरिजिनेट होती हैं वो आपका सिस्मिक फोकस कहलाता है। और उसके जस्ट ऊपर वाला जहाँ पर ओरिजिन होता है सिस्मिक वेव का वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका वर्टिकली अप वाला जो जोन होता है वो आपका एपिसेंटर होता है। और इन्हीं सिस्मिक वेव को सिस्मोग्राफ से मेज़र करा जाता है। और इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक जो है वो हम किससे मेज़र करते हैं, वो रिएक्टर स्केल जो है उससे मेज़र करते हैं। जबकि जो वाइब्रेशन हो रहा है, जो सिस्मिक वेव जो है उसको मेज़र करते हैं सिस्मोग्राफ से। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पर याद रखने होंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन अगर मैं देखूँ, दो अनचार्ज बॉडी हैं, जब एक साथ रब करी जाती हैं तो उनके ऊपर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज वहाँ देखने को मिलता है, समान और विजातीय आवेश वहाँ देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। टेम्परेचर ऑफ वाटर इन अ लार्ज कंटेनर इज़ 50 डिग्री सेल्सियस। पानी का जो तापमान है वो 50 डिग्री सेल्सियस है। अनीता क्या करती है, उसको 250 ml के एक बीकर में डाल देती है और फिर उसको बचा हुआ कुछ पानी 750 ml के बीकर में डाल देती है। तो टेम्परेचर पर देखिए, चाहे मैं इस बीकर में रखूँ उसे इस बीकर में रखूँ, टेम्परेचर पर कोई फ़र्क नहीं आने वाला, वो अभी भी सेम होने वाला है। अमाउंट ऑफ हीट पर फ़र्क आ जाएगा। जहाँ पर मास, यहाँ पर क्योंकि वो कम सेक्शन में आ गया तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हीट जो है वो कम हो जाएगी। जितना बड़ा सेक्शन वहाँ पर हीट उतनी ही ज़्यादा, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना होगा। तो अमाउंट ऑफ हीट वहाँ पर जो है ए वाले में कम होगी एज़ कम्पेयर टू बी। तो पहला और डी ऑप्शन, मतलब ए और डी यहाँ पर सही है। सेकंड ऑप्शन जो है वो मेरा यहाँ पर सही हो जाएगा। ए के जल में जो ऊष्मा की मात्रा है वो ज़्यादा होगी, ये बात आपको याद रखनी होगी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखें, वुलन क्लोथ कीप अस वार्म इन विंटर। सीधी सी बात है, ऊनी वस्त्र सर्दियों में हमें गर्म रखते हैं। तो कौन सा रीज़न यहाँ पर सही है, कौन सा कारण सही है, ये हमें बताना है। वूल इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये रीज़न नहीं है यहाँ पर। एयर इज ट्रैप्ड इन बिटवीन वूल फाइबर विच कीप अस वार्म, बिल्कुल ऊनी रेशों के मध्य जो वायु है वो फंस जाती है और वो हमें गर्म रखती है। और वही ट्रैप्ड एयर जो है हमारी बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने देती कोल्ड सराउंडिंग में, जिसकी वजह से हम जो है वो गर्म रहते हैं। बी और सी यहाँ पर सही है, मतलब पहला ऑप्शन ही जो है वो मेरा यहाँ पर सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन अगर मैं देखते हैं तो ये जो विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक लाइटनिंग डिवाइस कंटेन मर्करी वेपर एंड टॉक्सिक नेचर, जिसका होता है, इस वजह से आज इनका यूज़ कम करा जाता है। जो आपकी CFL बल्ब होते हैं ये होते हैं टॉक्सिक इन नेचर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही होगा। बाकी आजकल LED बल्ब यूज़ होते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड बल्ब यूज़ होते हैं, वो टॉक्सिक फ्री होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वही टॉक्सिक इन नेचर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, जिसमें हमें इनकरेक्ट गलत कथन यहाँ पर बताना है। देखिए, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन, मैंने पीछे समझा ही दिया था। स्थैतिक घर्षण से सर्पी घर्षण थोड़ा निम्न होता है, क्योंकि उसमें आसानी से चला जाएगा तो वहाँ घर्षण ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ऐसे ही हम तेल वगैरह कहीं चीज़ों में लगा देते हैं ताकि हम घर्षण को कम कर सकें, ताकि वो आसानी से चल सके। रोलिंग के केस में सर्पी घर्षण से, में लोटन घर्षण के केस में वो और भी निम्न होगा, ये बात भी सही है। द फ्रिक्शनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एनी फ्लूइड, ये बात यहाँ पर गलत है। जो स्ट्रीम लाइंड वहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होते हैं फ्लूइड में, उनमें जो है फ्रिक्शनल फोर्स जो है बहुत कम होती है। लेकिन अगर बेकार सा ऑब्जेक्ट है लिक्विड में तो उसमें वहाँ पर इंटरप्टेड जो है वेव्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स जो है वहाँ पर बढ़ जाता है। तो यहाँ पर थर्ड वाला पॉइंट ही गलत है, बाकी सारे पॉइंट जो है वो यहाँ पर सही होंगे। फ्रिक्शन फोर्स एक्ट ऑन बोथ सरफेस इन कॉन्टैक्ट, घर्षण बल संपर्क की दो सतहों पर ही कार्य करता है। जब दो सतह एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तभी घर्षण बल वहाँ कार्य करता है। तो थर्ड पॉइंट ही मेरा यहाँ पर गलत है। फ्रीक्वेंसी मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, मैंने बताया ये उसका फॉर्मूला होता है ऑसिलेशन अपॉन टाइम, दोलन बटे समय। 80/80 करेंगे तो 10 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, अर्थक्वेक के बारे में क्या गलत है ये हमें यहाँ पर बताना है। अर्थक्वेक जनरली टेंड टू ऑकर इन फॉल्ट जोन, देखिए जो फॉल्ट जोन होते हैं सीधी सी बात है ये वहीं पर आते हैं। जो एनर्जी ऑफ अर्थ क्वेक है वो मेज़र करी जाती है रिएक्टर स्केल पे, बिल्कुल जो उसकी इंटेंसिटी है उसको हम रिक्टर स्केल पर जो है वो मेज़र करते हैं, ये बात भी सही है। अर्थक्वेक इज कॉज बाय डिस्टर्बेंस इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, बिल्कुल ऊपर पट्टी में जो उथल पुथल होती है उसकी वजह से ही भूकंप जो है वो आते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू प्रिडिक्ट अर्थक्वेक यूजिंग सिस्मोग्राफ, नहीं, सिस्मोग्राफ तो सिस्मिक वेव को, उसकी वाइब्रेशन को मेज़र करता है, ना कि प्रिडिक्ट करने के लिए कि अर्थक्वेक पॉसिबल टू प्रिडिक्ट। तो ये वाला फोर्थ पॉइंट जो है वही मेरा यहाँ पर गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 जो आपका एग्जाम में बना, विच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड इन लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष द्वारा कौन सी भौतिक मात्रा जो है वो मापी जाती है। सीधी सी बात है, वो डिस्टेंस होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो मेरा यहाँ पर सही होगा। इसके अलावा अगर आपको साइंस पेपर 2 के सारे नोट्स चाहिए, सारे PYQ चाहिए, सारे बाइलिंगुअल नोट, सारी चीज़ें जो बेस्ट मटीरियल है, टॉपिक वाइज PDF जो है वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, थ्योरी नोट्स सब बेस्ट मटीरियल, जिसके रिगार्डिंग आपको 120 रुपीज़ की पेमेंट करनी है और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्राइवर वियर स्पेशल सूट एंड कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर व्हेन दे गो फॉर अंडर वाटर ड्राइविंग। गोताखोर जब अंतर्जलीय डुबकी लगाते हैं तो वो विशिष्ट सूट और ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ रहते हैं। उसके पीछे कारण क्या होता है? प्रेशर जो है, जब हम ड्यू टू द वाटर इंक्रीज एज वी गो डाउन, प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। जैसे हमने बताया जितना हम डेप्थ में जाते हैं प्रेशर जो है उतना बढ़ जाता है। इसी वजह से उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो स्पेशल सूट जो है वो कैरी करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो मेरा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होती है, ये जो आपने देखा होगा जब हम 2 अनचार्ज बॉडी को रब करते हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज उन पर जाता है, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है ये स्ट्रॉन्ग होती है और साथ में, लेकिन ये क्या होती है? टेम्पररी होती है। आपने देखा होगा ये क्या होती है? आपकी अस्थायी होती है। जब रब कर रहे हैं तभी है और उसके बाद थोड़ी देर बाद वो न्यूट्रल स्टेट में जो है फिर से आ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सही होगा। ये स्ट्रॉन्ग और टेम्पररी जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस लाइन डिपिक्टिंग द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। हमने कई बार देख लिया है ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस कब होता है? जब ऑब्जेक्ट क्या होता है? आपका रेस्ट में होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 मेरा यहाँ पर सही होगा। यूनिफॉर्म एसिलरेटेड मोशन के केस में आपका पैराबोला बनता है और यूनिफॉर्म एसिलेशन के मोशन में आपका कर्व जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर ट्रू जो है, सत्य कथन हमसे पूछा है। न्यू मून में क्या होता है? अमावस की रात में चांद पृथ्वी और सूर्य के बीच में होता है, ये बात बिल्कुल सही है। और फुल मून में, पूर्णिमा की रात में क्या होता है? पृथ्वी जो होती है वो सूर्य और चांद के बीच में होती है, ये बात भी सही है। तो दोनों मेरे यहाँ पर सही होंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो मेरा यहाँ पर सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से रिफ्रैक्शन, प्रकाश का अपवर्तन जो है उससे ये क्वेश्चन आ गया है। अ फिश इन अ लेक अपीयर टू बी लार्जर एंड रेजर टू द मैन स्टैंडिंग ऑन द शोर। सीधी सी बात है, ऐसा क्यों हो रहा है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है कि तट पर खड़े व्यक्ति को किसी झील में पड़ी जो मछली है वो बड़ी और ऊंची उठी हुई दिखाई देती है। अभी जैसे हमने पीछे एक क्वेश्चन देखा था, उसे एक्चुअल में वो यहाँ होती है लेकिन वो दिखाई यहाँ पर देती है। क्यों होती है? क्योंकि वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो होती है, लाइट का जो अपवर्तन होता है उसकी वजह से ऐसा होता है। द लाइट रे रीचिंग द मैन फ्रॉम द फिश से मैन की तरफ जो लाइट जाती है वो नॉर्मल से बैंड हो जाती है, ये बात बिल्कुल सही है। इस वजह से ही ऐसा होता है। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन ही जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए आंखें हमारी क्या होती है? आती हैं वो, लेकिन यहीं दिखाती हैं एक्चुअल में, लेकिन होता ये नहीं कि वो बैंड होने की वजह से मछली जो है वो तो यहाँ है लेकिन हमारी आंखें उसे अभी भी धरी ही देख रही हैं, ऊंचा बढ़ा हुआ। और अगर मैं यहाँ से नापूं, मतलब व्यक्ति जो है फिश से अगर ऊपर की तरफ को देखा जाए तो वो नॉर्मल से अवे जा रही है, जो लाइट है नॉर्मल से अवे जा रही है और ऊपर से नीचे आ रही है तो नॉर्मल की तरफ आ रही है। तो कहीं ना कहीं रीज़न भी पूरी तरह से सही है। पहला ऑप्शन ही जो है वो मेरा यहाँ पर सही हो गया। अब देखिए 2 बैग आपको दिए हैं, एक में चौड़ी पट्टी है और एक में पतली पट्टी है। तो आप कौन सा बैग ले जाना प्रेफर करेंगे? ज़्यादा बुक अगर होंगी, सीधी सी बात है, जिसमें ब्रॉड पट्टी होगी, वाइड पट्टी होगी, क्योंकि वहाँ पे हमने एरिया को बढ़ा लिया। एरिया मतलब कहीं ना कहीं हमने प्रेशर को बढ़ा लिया और प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर एरिया। तो कहीं ना कहीं आंसर जो होने वाला है वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। बैग विद वाइड स्ट्रैप क्या होगा? उससे हमने फोर्स पर एरिया, मतलब फोर्स पर एरिया क्या होता है? वही प्रेशर हमने वहाँ पर क्या करा? अपना घटा दिया। चौड़ी पट्टी वाला थैला ही हम वहाँ पर प्रयोग करेंगे, क्योंकि बल प्रति इकाई क्षेत्रफल जो है वहाँ पर हम निम्न कर देते हैं, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। हमने एरिया को अपने बढ़ा लिया, जिसकी वजह से हमारा प्रेशर जो है वो वहाँ पर कम हो जाता है। तो ऑप्शन सेकंड मेरा आंसर होगा। इफ इक्वल अमाउंट ऑफ हॉट टी इज पोर्ड इन अ मेटल कप एंड अ प्लास्टिक कप, तो कौन सा कथन यहाँ पर सत्य होगा? ये हमको बताना है। एक धातु का कप है और एक प्लास्टिक का कप है, गर्म चाय उनमें डाली जाती है, तो कौन सा बात यहाँ पर सही होगी? तो देखिए, जो अपने अंदर ऊष्मा को जितनी जल्दी लेते हैं वो अपने अंदर से ऊष्मा को अपनी उतनी जल्दी ही बाहर निकाल देते हैं। मेटल का कप जो है वो ज़्यादा गर्म होगा लेकिन वो थोड़े समय तक ही रहेगा, वो जैसे उस टाइम तो गर्म करेगा लेकिन वो अपने अंदर से हीट को जो है एकदम ही निकाल देगा, एज़ कम्पेयर टू प्लास्टिक का जो कप होगा। तो टी इन द मेटल कप डज नॉट रिमेन हॉट, वो लंबे समय तक गर्म नहीं रहेगी। शुरू में तो बहुत गर्म रहेगी लेकिन फिर वो जो है जल्दी ठंडी हो जाएगी फॉर लॉन्गर टाइम एज़ कम्पेयर टू एज मेटल इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट बताया गया है कि मेटल जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, अच्छा चालक होता है हीट का, इसलिए जो अच्छा चालक होता है वही अपने
अपने अंदर से हीट को उतनी जल्दी निकाल भी देता है। तो प्लास्टिक के कप क्योंकि गुड कंडक्टर नहीं है तो उसमें जो हीट है वो जल्दी से निकलेगी नहीं, जिसकी वजह से वो लंबे समय तक गर्म रह सकता है। लेकिन मेटल का जो कप है वो गर्म तो जल्दी होगा लेकिन ठंडा भी जल्दी होगा, तो लंबे समय तक चाय उसमें गर्म नहीं रहेगी क्योंकि वो गुड कंडक्टर है हीट का ऊष्मा का जो है वो अच्छा सुचालक है। और जो अच्छा ऊष्मा के सुचालक होते हैं वो अपने अंदर से ऊष्मा को उतनी ही जल्दी निकाल भी देते हैं। ये पॉइंट आपको ऊष्मा के बारे में याद रखना होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो मेरा यहाँ पर सही होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट फोर्स के बारे में भी हमने पीछे देखा था। ये टेम्परेरी जो है विद्युत चुंबकीय जो होता है वो अस्थायी होता है, बिल्कुल सही है। जब इलेक्ट्रिक करंट जो है एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है वहाँ मैग्नेटिक वो उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। जैसे हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है कि जो है कील पे जो है तार लपेट दिया जाता है इस तरह से और पूरा बना दिया जाता है सर्किट, और आयरन की नील दूर रखी जाती हैं तो आयरन की नील कहीं ना कहीं उससे अट्रैक्ट होने लगती हैं, तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट है वो मैग्नेट की तरह काम करने लगता है और उसे ही हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, जो कि आपका क्या होता है अस्थायी होता है, टेम्परेरी होता है। ये एक वीक मैग्नेट होती है। देखिए ये वीक मैग्नेट नहीं होती, ये एक स्ट्रॉन्ग जो है वहाँ पर हमें फोर्स जो है वो देखने को मिलती है। तो रीज़न जो है वो मेरा गलत होगा। बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है, एक टेम्परेरी फोर्स होती है। तो असर्शन ए तो ट्रू है लेकिन जो आर है वो मेरा क्या है वहाँ पर फॉल्स होगा। ऑप्शन नंबर 3 के साथ हम यहाँ पर जाएंगे। डिस्टेंस टाइम वाला ग्राफ वाला बताना है कि क्या कंक्लूजन हम ले सकते हैं जहाँ पर लाइन बन रही है। देखिए लाइन जब बन रही है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ लाइन जब बनती है तो सीधी सी बात है या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा या फिर वो क्या है यूनिफॉर्म मोशन में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ न जाकर 3 में जाएंगे। या तो वो यूनिफॉर्म है तो इस तरह का स्लोप इस तरह का बनेगा, या वो रेस्ट में है तो इस तरह का डायग्राम जो है वो हमें देखने को मिलेगा। यही 2 कंडीशन होंगी। बाकी यूनिफॉर्म मोशन के केस में क्या होता है आपको याद रखना होगा, वो पैराबोला बनता है वहाँ पर, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में वहाँ पर कर्व जो है वो देखने को मिलता है। ये भी आपको याद रखना होगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन में अगर देखती हूँ नॉर्मल और इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल है, ये जो बीच में हम खींचते हैं वो नॉर्मल होती है, और ये जो होता है हमारी ये वाली रे जो होती है ये इंसिडेंट रे होती है, आपतन किरण होती है, और जो जाती है टकराने के बाद वो परावर्तित जो है आपकी परावर्तन किरण होती है। तो यहाँ पर इंसिडेंट रे का एंगल आपको बता रहा है 30 डिग्री है ये, ठीक है। तो हमें बताना है तो सीधी सी बात है ये एंगल भी 30 डिग्री होगा क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर होता है। तो हमसे ये एंगल पूछ रहा है इस इंसिडेंट और रिफ्रैक्टिव रे के बीच का पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक का पूछ रहा है, तो पूरा एंगल मेरा यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर होगा। रेशमा इज बॉइलिंग वाटर इन मेटेलिक पैन, हीट इज ट्रांसफर इन मैनी वेज, सम ऑफ देम आर। जो उष्मा है जो रेशमा है वो धातु के एक पात्र में जल उबाल रही है। कई प्रकार से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, जो हमें बताना है यहाँ पर किस तरह से काम करेगा। हीट ट्रांसफर टू द हैंडल ऑफ द पैन इन द फ्लेम, जो हैंडल तक धीरे धीरे हीट ट्रांसफर हो रही है वही आपका कंडक्शन होता है, वही आपकी चालन विधि होती है। जब हीट ट्रांसफर टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द पैन ऑन द फ्लेम, सीधी सी बात है पार्टिकल ऊपर नीचे जंप जब करते हैं तो वो आपका कन्वेक्शन होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो आपका संवाहन होता है। और जब पात्र से निकट में वायु जो उष्मा में सीधे स्थानांतरण होती है बिना माध्यम के रिक्वायरमेंट के, तो वो आपका रेडिएशन होता है, विकिरण होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर होगा। नाउ अडेज इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होते हैं, हम जो इलेक्ट्रिक सर्किट हैं वो किससे रिप्लेस हो गए हैं आजकल, वो एमसीबी से रिप्लेस हो गए हैं, लघु परिपथ विच्छेदन से रिप्लेस हो गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो मेरा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्लेन मिरर में क्या होता है, प्लेन मिरर में हमेशा इरेक्ट वर्चुअल और सेम साइज़ की इमेज देखने को मिलती है। हमेशा जो है सीधा आभासी और समान साइज़ का प्रतिबिंब देखने को मिलता है। ए का मिलान बी से होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है उसमें क्या होता है, रियल और इन्वर्टेड जो है वो सारी इमेज देखने को मिलती हैं, लेकिन जब हम बहुत पास जाते हैं तब ऐसा नहीं होता है। तो बी का सेकंड का मिलान डी से होगा, जो कि हमें 3rd ऑप्शन में देखने को मिलता है, और 3rd का मिलान सीधी सी बात है ए से हो जाएगा। जो कॉन्वेक्स मिरर होता है कितनी बार हमने पढ़ लिया है, अब आपके माइंड में रट भी गया होगा, उसमें इमेज हमेशा सीधी आभासी और साइज से छोटी होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रिक्शन वाले चैप्टर से है। देखिए रूही जो है एक कार को चलाती है सरफेस पर, द टॉय कार इज पुश्ड विद द सेम फोर्स से वो पुश करी गई हैं, और वो 4 दूरियां कवर करती हैं, और जो सरफेस हैं वो 4 तरह के सरफेस हैं। तो हमें बताना है शो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द टॉय कार ऑन डिफरेंट सरफेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है कि कहाँ कार सबसे ज़्यादा जाएगी और कहाँ कार सबसे कम जो है वो चलेगी। देखिए जहाँ घर्षण सबसे ज़्यादा होगा वहाँ कार सबसे कम चलेगी, और जहाँ घर्षण सबसे कम होगा मतलब रोकेगी नहीं, वहाँ पर घर्षण नीचे पार्टिकल टकराएंगे नहीं दूसरे से, तो वहाँ घर्षण सबसे कम होगा, वहीं कार जो है वो सबसे ज़्यादा दूरी जो है वो कवर करेगी। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे
सबसे देखिए, एक वेट सरफेस है पानी वाला, एक ड्राई मार्बल सरफेस है, एक ऑयल वाला है और एक न्यूज़पेपर वाला है। तो देखिए न्यूज़पेपर वाला सरफेस जो है वहाँ पर अगर मैं देखूँगी तो वहाँ पर मुझे देखने को मिलेगी कि ये सबसे S4 के केस में सबसे कम डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करा होगा। तो सबसे पहले मेरा D4 आ जाएगा। उसके बाद देखिए ड्राई मार्बल सरफेस आ जाएगा। फिर तो मेरा डिस्टेंस जो है कौन D2 जो है वहाँ पर जो है मेरी दूसरी वाली कार ने D2 वाले डिस्टेंस में जो है थोड़ा और जो है ज़्यादा ट्रैवल करा होगा डिस्टेंस। फिर मेरा S1 आया होगा, मतलब जो S1 सरफेस है D1 डिस्टेंस जो है वो वहाँ पर और भी ज़्यादा कवर करा गया होगा। और सबसे ज़्यादा ऑयल जब मैं लगा दूंगी तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा दूरी कवर की गई होगी D3 के केस में, क्योंकि वहाँ पर घर्षण जो है, फ्रिक्शन जो है वो सबसे कम होगा। और जब सबसे कम फ्रिक्शन होगा तो डिस्टेंस सबसे ज़्यादा ट्रैवल करा गया होगा D3 के केस में। तो यही आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन जो है वो मेरा यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर हमें फोर्स बल के बारे में जो गलत कथन है वो हमें यहाँ पर बताना है। फोर्स देखिए मास और एसिलरेशन होता है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, परिमाण और दिशा दोनों होती हैं। आपको याद रखना होगा मास इनटू एसिलरेशन होता है। इसमें त्वरण कह रहे हैं, फोर्स जो बल है, बल में क्या होता है आपका परिमाण और दिशा दोनों को देखने को मिलती हैं। तो पहला ऑप्शन तो सही है। फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट चेंज शेप कर सकता है, बिल्कुल बल आकार बदल सकता है। जैसे आटा गूंथते हैं तो हम उसमें बल लगाते हैं तो उसका आकार जो है वो बदल जाता है। देखिए बल जो है वो किसी भी दिशा में लग सकता है, लेकिन जो प्रेशर होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर ही लगता है। ये बात भी आपको याद रखनी होगी। फोर्स कैन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद इट। बल किसी वस्तु के संपर्क में आए बिना भी लगाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। ऐसा देखने को मिल जाता है आपका मैग्नेट के केस में, वहाँ पर भी बल लगता है बिना संपर्क में आए। तो ये बात भी यहाँ पर सही हो गई। इनकरेक्ट बताना था, फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ओनली व्हेन वन पुश इट। सब किसी वस्तु पर बल तभी लगता है जब उसे धक्का दिया जाता है, जरूरी नहीं पुश और पुल। फोर्स के बारे में हम क्या पढ़ते हैं, बल के बारे में, कि पुश भी है और ये पुल भी है, खाली पुश नहीं है ये। तो फोर्थ ऑप्शन ही क्या है यहाँ पर मेरा गलत हो जाएगा। देखिए कभी कभी इस क्वेश्चन से मिरर वाला क्वेश्चन बन जाता है। टू प्लेन मिरर के बीच में कोई चीज़ रख दी जाती है किसी एंगल पर, तो हमें बताना पड़ता है कि उस इमेज के कितने मतलब उस वस्तु के कितने प्रतिबिंब जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, हम कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ इमेज जो 360 होता है और जो एंगल क्वेश्चन में दिया होता है उससे हम उसकी डिवाइड कर देते हैं। अगर आंसर ऑड आता है तो वही हो जाता है, और अगर आंसर इवन आता है तो उसमें से 1 माइनस कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो मेरा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बनाया है कि इनकरेक्ट कथन बताना है मैग्नेट के बारे में। मैग्नेटाइट इज द फर्स्ट मैग्नेट मेड बाय ह्यूमन, यही गलत है। देखिए मानव द्वारा निर्मित प्रथम चुंबक मैग्नेटाइट नहीं है, ये तो मैग्नेटाइट नेचुरल मैग्नेट है। तो पहला ही ऑप्शन जो है मेरा यहाँ पर गलत हो गया। बाकी जो चुंबक है वो आयरन निकाल कोबाल्ट को जो है आकर्षित करती है। फ्रीली सस्पेंडेड मुक्त लटका चुंबक हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही संकेतित करता है। पोल ऑफ द बार मैग्नेट आर नियर टू इट्स एंड, बिल्कुल छड़ चुंबक के जो ध्रुव होते हैं उसके सिरों के निकट ही होते हैं, ये बात भी सही है। तो पहला ही ऑप्शन मेरा यहाँ पर गलत हो गया। वो फ्रिक्वेंसी, वो आवृत्ति जो हम ह्यूमन सुन सकते हैं वो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की होती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो मेरा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा कथन यहाँ पर सही है ये हमको बताना है। देखिए फोर्स कैन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट विद और विदाउट बीइंग इन कांटेक्ट विद इट। बल जो है किसी वस्तु पर कार्य कर सकता है चाहे वह उसके संपर्क में हो या ना हो, बिल्कुल सही बात है। देखिए दो तरह की फोर्स हम पढ़ते हैं, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट में हमारी मस्कुलर फोर्स आ जाती है और फ्रिक्शनल फोर्स आती है, जिसमें दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। जैसे हमें ग्लास उठाना है तो उसमें हमें अपना हाथ लगाना ही पड़ेगा, मस्कुलर फोर्स कहीं पर वहाँ ना वहीं काम करेगी। सेम ऐसी घर्षण बल में भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। जबकि नॉन कॉन्टैक्ट में अगर ग्रेविटेशनल फोर्स हो आपकी और क्या कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स हो, इन सब में क्या होता है दो ऑब्जेक्ट दूर होते हैं तब भी उनमें अट्रैक्शन होता है, बल लगता है। तो दो तरह के फोर्स होते हैं, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट। तो ये बात तो यहाँ पर सही है, फोर्स दोनों तरह से कार्य कर सकती है जब वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में हैं या नहीं हैं। अर्थ मोल्टन मेटेलिक कोर जो होता है वही मैग्नेटिक फील्ड का ओरिजिन होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। चुंबकीय क्षेत्र का उद्गम वहीं से होता है, ये बात भी यहाँ पर सही हो गई। दो ही बात सही बतानी है तो ये और बी फोर्थ ऑप्शन सही होगा। बाकी ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स नहीं होता, वो तो वीकेस्ट होता है। और न्यूक्लियर फोर्स जो होती है वो आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट में आती है। तो सी और डी जो है वो मेरा गलत है, ए और बी मेरा सही है। अगला क्वेश्चन अगर मैं देखती हूँ तो यहाँ पर पूछा गया सही कथन मुझे यहाँ पर पहचानना है। फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज में मेजर करते हैं, डेसिबल में हम एम्पलीट्यूड को मेजर करते हैं। तो ये वाली बात भी गलत है और ये वाली बात भी गलत है, ये वाली बात भी गलत है। और एक हर्ट्ज जो होता है एक दोलन प्रति सेकंड के ही बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो मेरा यहाँ पर सही होगा। अगला बात है यहाँ पर बताना है कौन सा सही कथन है एयर प्रेशर के बारे में।
एयर अराउंड अस एक्सर्ट वेरी लेस प्रेशर ऑन अस। देखिए बहुत हैवी प्रेशर जो है वहाँ पर होता है, वो तो हमारी बॉडी का इनर प्रेशर और बाहर का प्रेशर जो है वो उसे इक्विवेलेंट कर देता है। तो ये बात तो हो गई यहाँ पर गलत। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, एयर कॉन्ट्रैक्ट करती है, हीट करने पर एयर एक्सपैंड करती है, ना कि कॉन्ट्रैक्ट करती है, ना कि संकुचित होती है। तो ये बात भी यहाँ पर गलत हो गई। वार्म एयर राइजेज अप एंड कूलर एयर टेंड टू सिंक टूवर्ड द अर्थ सरफेस। गर्म वायु ऊपर उठती है और ठंडी वायु धरती की ओर जो है प्रवृत्ति रखती है। ये बात यहाँ पर सही है बिल्कुल। जब वार्म एयर ऊपर उठती है तो एयर प्रेशर जो है वहाँ पर इंक्रीज होता है, नहीं वायु दाब जो है वहाँ पर निम्न हो जाता है। तभी साइक्लोन जो है, साइक्लोन वाली स्थिति में भी यही होता है। तो एयर वार्म अप करती है, ऊपर उठ जाती है और वहाँ पर निम्न प्रेशर, लो एरिया प्रेशर जनरेट हो जाता है। तो प्रेशर इंक्रीज नहीं होता, वो घटता है। तो ये बात भी गलत है। केवल सी वाला पॉइंट, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वही यहाँ पर सही होगा एयर प्रेशर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट स्पीड। जब एक समान चाल है, मतलब समय समान टाइम में समान दूरी कवर होती चली जा रही है, तो उस केस में मतलब 1 घंटे में अगर 10 चला है तो 2 घंटे में 20 हो गया, फिर 3 घंटे में 30 हो गया, तो कांस्टेंट स्पीड वहाँ पर रहेगी। तो वहाँ पर जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह का बनेगा। तो वो ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन तो होगा, लेकिन ना तो वो एक्स एक्सिस के और ना ही वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, वो कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो मेरा यहाँ पर सही होगा। यूनिफॉर्म एसिलरेशन के केस में पैराबोला जो है वो देखने को मिलता है। ये बात भी आपको याद रखनी होगी, ये भी एक बार क्वेश्चन बना था। साउंड वाइब्रेशन मेक द क्या करता है, वो हमारे ईयर ड्रम में जो है वाइब्रेशन जो है वहाँ पर उत्पन्न करता है। फिर ईयर ड्रम क्या करते हैं, इस वाइब्रेशन को सेंड करते हैं कहाँ पर, हमारे इनर ईयर में जो है वो सेंड करते हैं। और उसके बाद ये सिग्नल हमारे कहाँ जाते हैं, ये हमारे ब्रेन में जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो मेरा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू प्लेन मिरर आर पैरेलल टू ईच अदर एंड डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 30 सेंटीमीटर, हाउ मैनी इमेजेस आर फॉर्म बिटवीन दैम। देखिए जब दो प्लेन मिरर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो याद रखेंगे वहाँ पर इनफाइनाइट इमेज जो है वो देखने को मिलती है, अनंत। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो मेरा यहाँ पर सही होगा। देखिए फ्यूज़ के केस में फिलामेंट वाला बल्ब अगर ग्लो कराना है तो उसकी क्या होना चाहिए, तो मैंने तुमको बताया था कि जहाँ पर हमें हीट ज़्यादा चाहिए, चाहे वो बल्ब हो चाहे वो इलेक्ट्रिक हीटर हो, उस केस में उनकी रेजिस्टिविटी भी हाई होनी चाहिए और मेल्टिंग पॉइंट भी उनका हाई होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही होगा। बल्ब में तंतु में कौन सा गुण होना चाहिए प्रदीप्त होने के लिए, उसका रेजिस्टेंस भी हाई होना चाहिए और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। जो टंगस्टन होता है वो इसी का एग्जाम्पल होता है, उसी का यूज़ करा जाता है उसमें, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस भी हाई है और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, जिससे हीटिंग इफेक्ट होता है और बल्ब जो है वो जल जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 मेरा यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर रिड्यूस इट एट हाई एल्टीट्यूड। जितना हम ऊपर जाते हैं एल्टीट्यूड पे जाने पर प्रेशर जो है वो घटता है और उसकी वजह से ही बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी घटता है। याद रखेंगे जो खिचड़ी हमारे यहाँ 100 डिग्री टेम्परेचर पर बन रही है तो वही चीज़ वहाँ पर 70 डिग्री के टेम्परेचर पर बन जाएगी अगर हम माउंट एवरेस्ट वगैरह की बात करें, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है वहाँ पर घट जाता है जब हम हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं। क्यों ऐसा होता है, बिकॉज देयर इज़ अ डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड। बिल्कुल सही बात है यहाँ पर। तो पहला ऑप्शन ही जो है वो मेरा यहाँ पर सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन ही होगा। अभिकथन कारण दोनों सही हैं और वो उसकी सही व्याख्यान भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट साउंड। ध्वनि के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही है ये हमें बताना है। साउंड कैन ट्रेवल थ्रू ऑल मीडिया। बिल्कुल, जो सभी माध्यम है उसमें संचरित जो है वो ध्वनि कर जाती है। निर्वात में ध्वनि साउंड जो है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती है। लेकिन साउंड इज प्रोड्यूस बाय सेलेक्ट फ्यू वाइब्रेटिंग बॉडीज। नहीं, ऐसे कंपन करने विशिष्ट वस्तुओं में ध्वनि उत्पन्न होती है, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है वहाँ पर लाउडर साउंड होती है, यही मैंने आपको समझाया। और जहाँ पर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है वहाँ पर आवाज़ जो होती है वो क्या होती है, कणभेदी होती है, वो श्रिलर होती है, पतली होती है। प्रबल कहाँ होती है, जहाँ आयाम ज़्यादा होता है। सी और डी भी सही है। ए सी डी मतलब थर्ड ऑप्शन जो है वो मेरा यहाँ पर क्या होने वाला है, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर मैं देखती हूँ, एवरी ऑब्जेक्ट एक्सर्ट यूनिट फोर्स और एनी अदर ऑब्जेक्ट। प्रत्येक वस्तु अन्य प्रत्येक वस्तु पर बल लगाती है, तो वो कौन सा होता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही होती है। ये हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये तो हो गया आपका गुरुत्वाकर्षण बल।
फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा प्रेशर होता है, फोर्स अपॉन एरिया ही होता है। तो सेकंड हो जाएगा हमारा प्रेशर। दो ऑप्शन में भी देखने को मिलता है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स जो होती है वो हमारी नॉन कॉन्टैक्ट ही होती है, इसमें दो वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर मैं देखती हूँ, यहाँ पर देखिए कुछ सब्सटेंस है, उनकी डेंसिटी हमको दी है। जब मरकरी है, मरकरी का घनत्व, कॉर्न ऑयल का घनत्व, कॉपर का घनत्व दे रखा है। और फिर हमसे पूछ रहा है इफ़ कॉपर, यहाँ पर ये जो कॉपर है इसको अगर मैं दो में डालती हूँ, मरकरी के तेल में भी डालती हूँ और कॉर्न के तेल में भी डालती हूँ, तो मुझे बताना होगा क्या होगा। मरकरी का अगर मैं देखती हूँ तो डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पर कॉर्न ऑयल की डेंसिटी काफ़ी कम है। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ पर ऑब्जेक्ट आसानी से तैर पाएगा। तो ये जो कॉपर है वो बड़ी आसानी से जो होगा इसमें तैर जाएगा, किसमें, आपका मरकरी में तैर जाएगा। और ये जो कॉर्न का है, ये कॉपर जो है इसका जो है 8960 है, जबकि कॉर्न की डेंसिटी तो केवल 900 है, तो उस केस में कॉपर जो है इसमें सिंक कर जाएगा। तो यहाँ पर ये हमें यही बताना है, कॉपर क्वाइन इज ड्रॉप्ड इन ग्लास फिल्ड विद मरकरी और कॉर्न, तो वहाँ पर क्या होगा, सिंक एट द बॉटम ऑफ द ग्लास। नहीं, ऐसा दोनों के केस में नहीं होगा। फ्लोट ओवर द कॉर्न ऑयल में तो डूब जाएगा। फ्लोट ओवर द मरकरी, मरकरी में फ्लोट करेगा क्योंकि वहाँ पर मरकरी की डेंसिटी बहुत ज़्यादा था, वो उसको रोक लेगी, बड़ी आसानी से कॉपर का जो कॉइन है वो उसमें तैरता रहेगा। लेकिन जो कॉर्न ऑयल है उसमें ये जो कॉपर का सिक्का है, क्योंकि इसका घनत्व तो बहुत ही कम है, तो वो इसमें डूब जाएगा कॉपर का कॉइन। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो मेरा यहाँ पर सही होने वाला है। इस तरह से ये हिंदी में भी दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। देखिए, लार्जर द एम्पलीट्यूड लाउडर द साइन, बिल्कुल सही बात है। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उतनी हाई पिच होती है। दोनों ही बातों का अपने अपने आप में सही है, लेकिन दोनों का एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। कंपन का आयाम जितना ज़्यादा होता है उतनी उसकी ध्वनि उच्च होती है। कंपन की आवृत्ति जितनी ऊँची होती है तारतम्य भी उसका उतना ऊँचा है। दोनों बात यहाँ पर सही है, लेकिन दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। तो सेकेंड ऑप्शन जो है वो मेरा यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों बातें अपने अपने आप में सही हैं। अब देखिए, डिस्टेंस ये दे रखा है कि मेरा टाइम एक दो ग्राफ हमें यहाँ पर बनाने हैं। दोनों ग्राफ को हमें बताना है कैसे ग्राफ यहाँ पर बनेंगे। देखिए, दोनों ही केस में ग्राफ इक्वल होंगे, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में बार बार कवर हो रहा है, तो वहाँ पर कांस्टेंट स्पीड जो है वो देखने को मिलेगी। शुरू में 10 किलोमीटर करा 1 घंटे में, फिर अगले 1 घंटे में भी 10 किलोमीटर, फिर अगले 1 घंटे में 10 किलोमीटर। सेम ऐसे ही क्या करा, 3 घंटे में 30 किलोमीटर, फिर अगले 3 घंटे में 60 किलोमीटर। बात वही है। इसको अगर मैं कट कर दूँ 3 की टेबल में तो ये 110 आ जाएगा, तो आप ये देखेंगे ये 220 हो जाएगा, होगा ये इसी तरह से ही। तो कहीं ना कहीं ग्राफ फिर से वो जब कांस्टेंट स्पीड जाती है तो ग्राफ इस तरह का हो जाता है। तो दोनों स्लोप जो है यहाँ पर जो बनेंगे दोनों ही केस में इक्वल होंगे। थर्ड ऑप्शन जो है वो मेरा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। साउंड और लाइट के बारे में यहाँ पर क्या सत्य है ये हमको बताना है। देखिए, जो साउंड होती है वो वैक्यूम में निर्वात में ट्रैवल नहीं करती, जबकि लाइट जो है वो उसमें ट्रैवल कर जाती है। साउंड जो होती है वहाँ पर उसकी स्पीड जो होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू लाइट, ये बात भी आपको याद रखनी होगी। वाइब्रेशन की आवश्यकता होती है साउंड प्रोड्यूस करने के लिए, ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन तो चाहिए ही चाहिए, तभी वो तरंग उत्पन्न होती है। तो पहला पॉइंट तो बिल्कुल सही है। साउंड ट्रैवल स्लोअर देन लाइट, बिल्कुल सही बात है। प्रकाश से ध्वनि जो है वो धीमी चलती है, तभी आपने देखा होगा पहले वहाँ पर क्या होता है, पहले आपको लाइट जो है वो चमकती है। जब बादल गरजते हैं तो पहले कभी कभी लाइट चमक जाती है और उसके बाद आवाज़ आती है। कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लाइट तो फास्टर ट्रैवल करती है तो वो एकदम से चमकती है बिजली, और आवाज़ जो है वो बाद में आती है। उसके पीछे यही कॉन्सेप्ट होता है। तो ये बात भी यहाँ पर सही है। बोथ साउंड और लाइट को मीडियम चाहिए होता है प्रोपोगेशन के लिए। देखिए, लाइट को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वो वैक्यूम निर्वात में भी गमन कर जाती है। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर गलत है। ए और बी सही होंगे, मतलब पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। फ्यूज़ वायर के लिए क्या यूज़ करेंगे। देखिए, ये तो मैंने अब आपको बता ही दिया है। वहाँ पर वायर कैसा होना चाहिए, वो थिन होना चाहिए, उसकी रोकने की क्षमता बहुत उच्च होनी चाहिए और उसका जो गलनांक है वो कम होना चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन ही मेरा यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन हमें बताना है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, रसायन प्रभारों का अनुप्रयोग किसमें नहीं किया गया है ये हमको बताना है। सीधा सीधा दिख रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये विद्युत चुंबकीय जो है यहाँ पर कहीं भी रासायनिक प्रभाव केमिकल इफेक्ट से मतलब नहीं है। बाकी इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गैल्वेनाइजेशन, इन सब में क्या होता है, परत उतार के दूसरे पे चिपकाई जाती है, चमकाया जाता है, पॉलिशिंग करी जाती है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर केमिकल इफेक्ट होता है, रासायनिक अभिक्रियाएं करी जाती हैं। तो वो केमिकल इफेक्ट के अंदर कौन सा नहीं आएगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबक नहीं आएगा, क्योंकि वो क्या होता है, वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन ही जो है वो मेरा बाहर हो गया। यहाँ पर पेरिस्कोप जो है वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, जो आपकी पनडुब्बी वगैरह होती हैं उनके अंदर
बाहर देखने के लिए यहाँ पर पेरिस्कोप लगा होता है, कुछ इस तरह से होता है। एक यहाँ पर लगा देते हैं मिरर और एक यहाँ पर ले आते हैं। लाइट ऐसे आती है, टकराती है तो ऐसे आ जाती है, फिर यहाँ से टकराती है तो फिर ऐसे चली जाती है। तो ये भी किस पर काम करता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे करता है। प्रकाश का बहुपरावर्तन जो होता है उसी पर ये जो है वर्क करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो मेरा यहाँ पर सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिर से यही बन गया, इफ़ हाउ मैनी इमेज विल बी फॉर्म्ड टू प्लेन मिरर। अगर पैरेलल रखे जाते हैं तो वहाँ पर इनफाइनाइट असीम जो है प्रतिबिंब देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो मेरा यहाँ पर सही होगा। 500 ml का मस्टर्ड ऑयल इन कैप्ट इन 2 लीटर ऑयल, 2 लीटर की कैपेसिटी का जार है, उसमें 500 ml जो है मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल जो है उसमें डाला गया है। तो जो प्रेशर लगेगा ऑयल में वो कहाँ लगेगा, देखिए प्रेशर सब डायरेक्शन में लगता है। तो प्रेशर विल एक्ट इन ऑल डायरेक्शन। मैं यहाँ छेद कर दूंगी तो यहाँ से भी पानी निकल जाएगा, यहाँ छेद करूँगी तो यहाँ, मतलब प्रेशर सब जगह लगेगा। बस डेप्थ में हम जाते हैं जितना उतना प्रेशर बढ़ जाता है, तो लेकिन लगता वो सब दिशाओं में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो मेरा यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन अगर मैं देखती हूँ, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू फॉर लाइट एज इट ट्रेवल फ्रॉम एयर टू वाटर। देखिए जब लाइट प्रकाश, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। तो प्रकाश के जब अपवर्तन की बात होती है, जब लाइट रेयर मीडियम, एयर क्या है हल्की है तो वो रेयरर मीडियम है, और जो पानी क्या है भारी है तो वो डेंसर मीडियम है, सघन मीडियम है, ठीक है, ये विरल होता है। तो जब लाइट रेयर से डेंसर में जाती है, एयर से वाटर में जाती है, तो वो नॉर्मल की तरफ बैंड कर जाती है, साथ में उसकी स्पीड भी घट जाती है, उसकी वेवलेंथ वेलोसिटी सब घट जाती है और फ्रीक्वेंसी उसकी सेम रहती है। तो ये बात आपको याद रखनी होगी। तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट सही हो जाएगा, उसकी वेवलेंथ और वेलोसिटी दोनों ही, तरंग दैर्ध्य और वेग दोनों घट जाते हैं। याद रखेंगे उसकी स्पीड भी घट जाती है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कांस्टेंट रहती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने हैं लाइट के बारे में जब हम प्रकाश के अपवर्तन की बात करते हैं। तो डी ऑप्शन मेरा यहाँ पर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर साइक्लोन के टर्म में हमें बताना है साइक्लोन में क्या होता है। देखिए साइक्लोन के केस में लो प्रेशर सिस्टम जो है क्रिएट होता है विद हाई स्पीड विंड रिवॉल्विंग अराउंड इट। हवा ऊपर उठती है और वहाँ पर गैप आ जाता है जिससे लो प्रेशर एरिया जनरेट हो जाता है और हवा ऐसे ऐसे करके घूमने लगती है आसपास बहुत तेज़ी से, वही हमारा साइक्लोन जो है जनरेट कर देता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो मेरा यहाँ पर सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अंजना ने दो सम साइज़ के दो गुटके वहाँ पर लिए, 2 ब्लॉक्स ऑफ आइडेंटिकल साइज। जब ब्लॉक आइडेंटिकल साइज के हैं और उनको पानी में डाला गया, एक एल्युमिनियम का है एक लेड का है, उससे मतलब नहीं है उनकी अपनी खुद का क्या है। तो उस केस में बुआन फोर्स में जब भी बात करी जाएगी, उत्प्लावन बल, अगर वो आइडेंटिकल साइज के हैं तो उनके द्वारा पानी बराबर मात्रा में हटाया जाएगा। इस वजह से नीचे से उत्प्लावन बल बराबर लगेगा। जो नीचे से ऊपर की तरफ लगता है, अपवर्ड नीचे से ऊपर लगता है, वो आपका उत्प्लावन बल होता है और दोनों के केस में समान रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो दिया गया है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग प्रेशर एक्सर्टेड ऑन अ सर्टेन एरिया ऑफ ब्रिक। किसी ईंट पर नियत क्षेत्र पर लगाए गए दाब के संदर्भ में हमें यहाँ बताना है। देखिए प्रेशर जो होता है वो फोर्स अपॉन एरिया ही होता है, तो एरिया के वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये बात तो यहाँ पर सही होगी। डायरेक्शन ऑफ प्रेशर जो होती है वो जब हम फोर्स जिस डायरेक्शन में लगाते हैं प्रेशर उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, तो ये बात भी यहाँ पर गलत होगी। प्रेशर तो सिंपली क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो बी पॉइंट मेरा यहाँ पर गलत है। और फोर्स और प्रेशर जो दाब और बल है उनका मात्रक सेम नहीं होता, बल का मात्रक न्यूटन होता है, दाब फोर्स अपॉन एरिया होता है या पास्कल होता है। तो बी और सी मेरे गलत हैं, ओनली ये सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। स्विच जो है वो सोर्स होता है, इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट नहीं, स्विच थोड़ी सोर्स होता है, स्विच तो उसे ऑन ऑफ करता है। एक विद्युत परिपथ में स्विच जो है विद्युत धारा का स्रोत होता है, ये बात बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। जब स्विच ऑफ होता है तो जो गैप होता है बिटवीन द टर्मिनल वो प्रिवेंट करता है फ्लो ऑफ करंट को, ये बात भी गलत है। दोनों ही बात यहाँ पर पूरी तरह से गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो मेरा यहाँ पर सही हो जाएगा। द प्लेस इनसाइड द अर्थ क्रस्ट वेयर द अर्थ क्वेक ओरिजिनेट, वो आपका फोकस कहलाता है, तो भूकंप का फोकस कहलाता है, केंद्र बिंदु कहलाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। अब देखिए एक स्टूडेंट जो है, टीचर ने कहा आस्क स्टूडेंट टू सजेस्ट अ मेथड टू डीमैग्नेटाइज अ मैग्नेट, जहाँ पर हमें चुंबक को विचुंबकित जो है वहाँ पर करना है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, ड्रॉपिंग अ मैग्नेट ऑन अ फ्लोर सेवरल टाइम, बिल्कुल ऊपर से नीचे फेंकने पर मैग्नेट का चुंबकत्व जो है वो खत्म हो जाता है, ये कर सकते हैं। तोड़ने से कुछ नहीं होगा, हीट करने से भी हो जाता है, मैग्नेट की प्रॉपर्टी लूज हो जाती है, और उसको पीटने से भी उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज हो जाती है। ए, सी और ई, मतलब थर्ड ऑप्शन जो है वो मेरा यहाँ पर सही होगा। बाकी पानी में डालने
डालने में और उसे टुकड़े करने से कुछ नहीं होगा। तो ए सी के केस में चुंबक अपने जो है आकर्षण उसकी प्रॉपर्टी जो है उसको वो खो देगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, यहाँ पर जो सत्य नहीं है ये हमको बताना है। रोलिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर, देखिए रोलिंग फ्रिक्शन तो सबसे कम होता है क्योंकि उसमें कोई भी वस्तु आसानी से लुढ़कती हुई चली जाती है। तो लोटनिक घर्षण जो है सर्पी घर्षण से अधिक होता है, नहीं लोटनिक घर्षण तो सबसे कम होता है। तो यही बात यहाँ पर सही होगी, मतलब गलत कथन पूछ रहा था तो पहला ही कथन जो है वो मेरा गलत हो गया यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू डिफरेंट साउंड ऑफ सेम पिच एंड लाउडनेस, सेम पिच और लाउडनेस की ध्वनि का वह अभिलक्षण जिसके कारण समान तारत्व और तीव्रता के दो विभिन्न ध्वनियों को बीच विभेद करा जाता है उसे हम टिम्बर कहते हैं, उसकी गुणता कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो मेरा यहाँ पर सही होगा। ये आपको याद रखना होगा। दीपा टेक अ स्टील स्पून एंड ब्रिंग द आउटर साइड ऑफ द स्पून नियर हर, वो लेकर आती है बाहर की पृष्ठ अपनी ओर में। तो बताइए जो बाहर के पृष्ठ है वो किसकी तरह काम करती है, तो याद रखना होगा वो हमेशा कॉन्वेक्स मिरर की तरह वहाँ पर काम करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा छोटा बनता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। क्वेश्चन देखने में और भी बहुत हैं, लेकिन मुझे लगता है इतने क्वेश्चन से भी आपको फिजिक्स के बहुत सारे जो डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल से बने रहें।